Hi guys, welcome back. I am Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's video, I am going to discuss with you a beautiful story that is The X, and this story is written by great Indian novelist and short story writer R.K. नारायण. ओके बच्चों, जैसा कि आप टाइटल दे रहे हो एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी आपको पता ही है, जिससे हम पेड़ पौधे वगैरह काटते हैं या लकड़ी काटने का काम आता है. तो पूरी जो स्टोरी है वो एक्स पे बेस्ड नहीं है. ये एक्स लास्ट सीन में आएगा, बट इट इज रिलेटेड टू दिस स्टोरी एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो द टाइटल ऑफ द एक्स इज गिवन बाय आर के नारायण. ओके बच्चों, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन और इसकी समरी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, देन वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द स्टोरी एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस या वी विल सी व्हाट इज द थीम बिहाइंड दिस स्टोरी. तो चलिए देखते हैं. नारायण वॉज बोर्न इन मद्रास इन अ साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली. आर के नारायण जो इसका राइटर है वो मद्रास में एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी. ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सका. ही बिकेम अ क्लर्क बट ही कुड नॉट कंटिन्यू दिस जॉब बिकॉज इट वॉज मोनोटोनस फॉर हिम. इसके बाद नारायण ग्रेजुएशन के बाद उसने क्लर्क का जॉब लिया, बट वो इसको भी ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रख सका, ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि क्लर्क का जॉब उसको या उसके लिए मोनोटोनस था. मोनोटोनस मतलब नीरस था, उसका इंटरेस्ट नहीं था इस जॉब में. फिर क्या किया? ही रिजाइंड इट. उसने इससे रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया इस जॉब को. एंड बिकम अ टीचर, और फिर वो एक टीचर बन जाता है. आफ्टर अ मंथ और सो, एक महीने या इससे थोड़ा सा और ज़्यादा, ही लेफ्ट द जॉब ऑफ द टीचर ऑल्सो. उसने टीचर का भी जॉब छोड़ दिया एंड डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ टू राइटिंग. और उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने आप को कहाँ लगाएगा? राइटिंग में, मतलब राइटिंग का काम स्टार्ट करेगा. इट ब्रॉट हिम ग्रेट सक्सेस एज अ नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. और राइटिंग उसके लिए एक सक्सेस लेकर के आती है. किस रूप में? एक नॉवलिस्ट के रूप में, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में. आर के नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंडियन इंग्लिश राइटर्स. आर के नारायण इंडियन राइटर, जो रेप्यूटेड इंडियन राइटर्स थे उनमें से एक है. मच ऑफ हिज वर्क डील्स विद द ट्रायल्स एंड ट्रबल्स ऑफ 20th सेंचुरी इंडियन लाइफ. मोस्टली उसके जो वर्क्स हैं ना वो किससे रिलेटेड हैं? जो परेशानियां, जो स्ट्रगल 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के भारतीय समाज में देखने को मिलती थी या भारतीयों की लाइफ में देखने को मिलती थी, उससे रिलेटेड उसके वर्क्स हैं. हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिज ओन रीजनल एक्सपीरियंस. उसके जो नॉवेल्स हैं, उसके जो स्टोरीज हैं, वो किससे रिलेटेड हैं? उसके खुद के अपने रीजनल एक्सपीरियंस, अपने आसपास के क्षेत्र से ही रिलेटेड हैं, या आसपास के क्षेत्र में जो उसने फील किया उससे रिलेटेड हैं. मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स सेंटर राउंड फिक्सिशियस टाउन नेम्ड मालगुडी. जैसा कि हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी बताया था आपको कि उसके मोस्टली वर्क्स जो है ना कहाँ से रिलेटेड हैं? उसके एक फिक्सिशियस, एक काल्पनिक प्रदेश जिसका नाम है मालगुडी, उससे रिलेटेड है. ओके, तो ये हमने राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा. चलिए अब हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं या स्टोरी के बारे में देखते हैं. नहीं, इस पेज पे भी राइटर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं. नारायण्स फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स अपीयर्ड इन 1935 एंड वॉज वेल रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड एल्सवेयर. नारायण का फर्स्ट जो नॉवेल था वो था स्वामी एंड फ्रेंड, और ये 1935 में पब्लिश हुआ और इसको बहुत सराहा गया या एडमायर किया गया, न केवल इंग्लैंड में ही बल्कि और जगहों पर. दिस नॉवेल नरेट्स द एडवेंचर ऑफ अ ग्रुप स्कूल बॉयज़. ये नॉवेल किसके बारे में बताता है? एक स्कूल बॉयज़ का ग्रुप है, उनके एडवेंचर्स के बारे में.
In his works, Narayan typically portrays the characteristics of human relationship and ironies of Indian daily life. अपने वर्क्स में वो किसके बारे में बताता है या नारायण किसको एक्सप्लेन करता है, तो वो अपने वर्क्स में, अपनी रचनाओं में ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जो मानव के रिलेशनशिप हैं उनके बारे में बात करता है। और जो व्यंग देखने को मिलता है, जो हमें कटाक्ष देखने को मिलता है इंडियन डेली लाइफ में, भारतीयों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें कमियां देखने को मिलती हैं, उस पर कटाक्ष करते हुए लिखा है इसने। किसने? नारायण ने। मतलब नारायण ने अपने मोस्टली वर्क्स में मानवीय रिश्तों को बताया है या उनके बारे में लिखा है, साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ, जो डेली ह्यूमन लाइफ है इंडियन की, उसके बारे में भी उसने लिखा है। आगे देखिए, ही ब्रॉट आउट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डनरी लाइफ एंड डिस्प्लेड कंपैशनेट ह्यूमनिज्म। ही ब्रॉट आउट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डनरी लाइफ। वो क्या लेकर के आता है हमारे सामने? ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डनरी लाइफ। एक ह्यूमर, एक हास्य और एक एनर्जी जो ऑर्डनरी लाइफ है मानवों की, या जो सामान्य जीवन देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में, और वो डिस्प्लेड कंपैशनेट ह्यूमनिज्म, और वो मानवता को भी दिखाया है। मतलब उसके वर्क्स जो है मानवतावादी थे। मानवतावादी मतलब उसमें मानवीय गुणों को भी दर्शाया गया है। हिज स्टाइल इज ग्रेसफुल, मार्क्ड बाई जेनियल ह्यूमर, एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी। उसकी जो स्टाइल्स है वो काफ़ी अच्छी है, ग्रेसफुल है, और उसमें ह्यूमर, एलिजेंस, सिंप्लिसिटी, ये सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। नारायण's स्टोरी have appeared in several collections and are based on the same material as his novels. नारायण की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बहुत सारे कलेक्शंस में, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में, बहुत सारे कलेक्शंस में पब्लिश्ड हुई हैं, और इनके जो मटेरियल्स हैं बिल्कुल सेम वही हैं जैसे कि इसके नॉवेल्स में देखने को मिलते हैं। मतलब जो नॉवेल्स में जो थॉट है और जो मटेरियल रखता है, वही थॉट, वही मटेरियल्स उसकी स्टोरीज में भी देखने को मिलते हैं। हिज कंसर्न इज मेनली सोशियोलॉजिकल। उसका जो मेनली संबंध है अपने वर्क्स में, मेनली जो रिलेशन है वो है सोशियोलॉजिकल, सामाजिक है। दिस इज अ सिंपल टेल ऑफ अ मैन ट्राइंग टू फाइंड हिज पर्पज एंड प्लेस इन लाइफ। ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द एक्स, ये कैसी स्टोरी है? एक साधारण सी स्टोरी है एक व्यक्ति के बारे में जो कि ट्राइंग टू फाइंड हिज पर्पज एंड प्लेस इन लाइफ, जो अपने लाइफ में अपने उद्देश्य और अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। इट ऑल्सो इंस्पायर द थीम ऑफ करेज, बिलीफ, ऑप्टिमिज्म एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम किस चीज़ को देखते हैं कि इस स्टोरी में हमें एक थीम मिलता है। थीम किसके बारे में? थीम ऑफ करेज, बिलीफ, ऑप्टिमिज्म और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मतलब पढ़ने के बाद हमें ये दिखता है कि मानवों को साहसी होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना चाहिए, और अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बरकरार रखनी चाहिए। मतलब अपने कैरेक्टर में जान होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है वो इस स्टोरी में। आगे देखते हैं। अब ये स्टोरी देखें तो द एक्स इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट वेलन। जो मेन कैरेक्टर है उस स्टोरी का वो कौन है? वेलन, हु लुक्स आफ्टर एन एक्सीलेंट गार्डन। अबाउट हिम एन एस्ट्रोलॉजर हैज़ predicted that he would live in 3-story house. जो स्टोरी है ये एक्स, ये किसके बारे में रिलेटेड है या किसके बारे में है? वेलन, जो एक मेन कैरेक्टर है और जो कि देखभाल करता है एक एक्सीलेंट, एक बहुत बड़े अच्छे गार्डन की, मतलब गार्डनिंग का काम करता है, माली की तरह रहता है। उसके बारे में किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी भविष्य वक्ता ने ये डिसाइड किया या अनाउंस किया है, प्रेडिक्ट किया, घोषणा की है कि वो एक दिन 3 मंजिला घर में रहेगा या 3 मंजिला इमारत में रहेगा। अब वेलान के बारे में जान ले। वेलान कैसा है? वेलान केम फ्रॉम पुअरेस्ट फैमिली इन हिज विलेज। वेलान अपने गांव में गरीब से गरीब लोगों की फैमिली से रिलेटेड है, मतलब बहुत गरीब फैमिली से रिलेटेड है वो। एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल का था, हिज फादर स्लैप्ड हिज फेस इन पब्लिक। उसके फादर ने
उसको पब्लिक के सामने थप्पड़ मारा। मतलब 18 साल की उम्र में उसके फादर ने उसको एक थप्पड़ मारा था लोगों के सामने। हुआ यूँ था कि वो अपने फादर को खेत में खाना देने के लिए जाता था, और खेत में खाना देने के लिए उस दिन वो देरी से पहुंचा था, और उसके फादर काफ़ी भूखे थे और इंतज़ार कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने गुस्से में आकर के वेलान को एक थप्पड़ मार दिया सारे किसानों के सामने जो वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। एंड ही फेल्ट हिज हाउस, सॉरी, एंड ही लेफ्ट हिज हाउस। और इस वजह से गुस्से में आकर के वेलान ने क्या कर दिया, अपना घर छोड़ दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ वॉकिंग एंड बेगिंग ही गॉट अ जॉब ऑफ एज अ गार्डनर। कुछ दिन घूमने के बाद, भीख मांगने के बाद, मतलब जगह जगह भटकने के बाद उसको एक गार्डनर का जॉब मिल जाता है, मतलब माली का जॉब मिल जाता है। द प्लॉट ऑफ लैंड वॉज लार्ज। और वो जो गार्डनिंग का या उस बगीचे का जो प्लॉट था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। वेलान डेवलप्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद हिज प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ही ग्रोज विद देम एंड प्रॉस्परस विद देम। वेलान उन फ्लावर्स के साथ, उन प्लांट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम कर चुका था। मतलब गार्डनिंग करते करते वो पौधों के साथ, फूलों के साथ एक संबंध भी बना लिया था, एक आपस में रिलेशन भी डेवलप कर लिया था उसने। और साथ ही साथ ही ग्रोज विद देम एंड प्रॉस्परस विद देम। वो उनके साथ ही क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। मतलब उसकी एज भी उन्हीं पौधों के साथ, जैसे पौधे बढ़ते जा रहे थे उसकी एज भी बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे वो प्रॉस्परस भी होता जा रहा था। जैसे पौधों में फूल, पत्तियाँ और फल आते रहे, आ जाते, वो प्रॉस्परस हो जाते, समृद्ध हो जाते। उसी तरह से वेलान भी काम करते करते, इनकम करते करते वो भी प्रॉस्परस होते जा रहा था। बट इसी समय क्या होता है, however this does not mean that life is full of roses and empty of any thorns। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी लाइफ फुल ऑफ रोजेज, गुलाब के फूलों से भरी हुई थी और वहाँ पे कोई कांटे नहीं हैं, ऐसा नहीं था। वेलान सफ़र्स ह्यूज लॉसेज ऑल अलोंग। वेलान ने बहुत सारे लॉसेज देखे थे, बहुत सारी चीज़ों को खोया था उसने। हाउएवर वेलान एक्सेप्ट द टफ ट्रूथ ऑफ मॉर्टल लाइफ। फिर भी वेलान ने अपने नैतिक जीवन के ट्रुथ को या जीवन की सच्चाई को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। द ऑनर ऑफ द गार्डन चेंज ओवर द ईयर्स बट वेलान स्टीड फास्ट इन हिज कमिटमेंट टू हिज गार्डन एंड इट्स प्लांट। कुछ सालों बाद जो उसका बूढ़ा मालिक था उसकी डेथ हो जाती है और अब मालिक चेंज हो जाता है, उसके बेटे मालिक हो जाते हैं। लेकिन वेलान अभी भी स्टीड फास्ट बहुत मजबूती के साथ कमिटमेंट में है, या कमिटमेंट में है मतलब एक रिलेशन में है या एक एग्रीमेंट में है। किसके साथ? गार्डन के साथ और उन प्लांट्स के साथ। मतलब उसके ऑनर की डेथ हो जाती है, अब ऑनर जो है उसके बच्चे हो जाते हैं। ऑनर चेंज हो जाने के साथ भी या बाद भी वेलान अभी भी उन पौधों के साथ या उस गार्डन के साथ अभी भी अपने कमिटमेंट में टिका हुआ है या जुड़ा हुआ है। The owners of the garden changed over the years, but Velan stood fast in his commitment to his garden and its plant. वेलान्स weakest part of his devotion to plant। वेलान का सबसे कमज़ोर पार्ट उसकी लाइफ का या सबसे बड़ी कमज़ोरी जो थी उसकी वो ये थी कि वो उन प्लांट्स से क्या है डिवोटेड था, वो या उनके प्रति उसका लगाव बहुत ज़्यादा था। फिर क्या होता है, द न्यूएस्ट ऑनर ऑफ द गार्डन डिसाइड्स टू गेट रीड ऑफ द गार्डन इट्सेल्फ। जो नया मालिक है या जो उसके पुराने मालिक के जो बेटे हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो गार्डन से छुटकारा पाएंगे, इससे पीछा छुड़ाएंगे। वन डे द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू अ बिल्डर हु डिसाइड्स टू कट ऑफ द मोस्ट ऑफ ट्रीज एंड अपरूट द फ्लावर गार्डन। एक दिन क्या होता है कि उस गार्डन को या उस ज़मीन को बेच दिया जाता है एक बिल्डर को, और बिल्डर ने ये डिसाइड किया कि सारे पेड़ यहाँ से काट दिए जाएंगे, सारे फ्लावर्स यहाँ से उखाड़ दिए जाएंगे और यहाँ पर एक होटल बनाया जाएगा। द फॉल ऑफ एक्स ऑन हिज बिलवेड ट्रीज मरगोशा हर्ट्स हिम टेरिबली एंड ही डिसाइड्स टू लीव द प्लेस बिफोर द ट्री इज कट। और जब
लैंड को बेच दिया गया और जैसे ही पेड़ों को काटने के लिए लोग आए या आदमी आए और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ों पर वार करना स्टार्ट किया, और जब वेलान ने देखा कि उसके सबसे प्रिय वृक्ष या पेड़ मरगोसा पे भी कुल्हाड़ी चलाई जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और मतलब उसका दिल रोने लग गया, और उसने ये डिसाइड किया कि वो इस जगह को छोड़ देगा इन पेड़ों को कटने से पहले, मतलब वो यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद ही पेड़ कटेंगे। और वेलान ने जो पेड़ काटने वाले थे उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग जो है इस पेड़ को तब तक मत काटिए जब तक मैं यहाँ से दूर न चला जाऊँ, या तुम्हारी आरी या तुम्हारी कुल्हाड़ी की आवाज़ मेरे कानों से दूर न हो जाए, सुनाई न पड़े, तब तक आप पेड़ को मत काटिए। वो लोग उसकी फीलिंग्स को देखते हुए या उसकी भावनाओं को देखते हुए इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं और उन्होंने पेड़ काटना बंद कर दिया। फिर क्या होता है, वेलान कलेक्ट्स हिज थिंग्स एंड marches towards a new beginning, now turning back to see the garden। अब वेलान क्या करता है, अपने सामानों को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करता है, एक नई जर्नी स्टार्ट करता है, और वो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखता उस गार्डन की तरफ जिसको उसने पाल पोस करके बड़ा किया था। He accepts the judgment of fate but saves his eyes and ears from the agony of seeing his children। चिल्ड्रेन यहाँ कौन है, उसके प्लांट्स की बात की जा रही है। मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज हेल्पलेस आइज। उसने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था किस चीज़ को, जजमेंट ऑफ फेट, अपने भाग्य के निर्णय को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके भाग्य ने जो डिसीजन लिया था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, और वो अपनी आँखों को, अपने कानों को बचाते हुए वहाँ से चला जा रहा था। वो नहीं देखना चाहता था कि उसके जो प्रिय वृक्ष हैं या जो फूल हैं उनके ऊपर कुल्हाड़ी चले या उनके ऊपर आरी चले। तो वो वेलान वहाँ से काफ़ी दूर चला जाता है। सो बच्चों, ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी थी जिसको आपने देखा, और इसमें आपने ये भी देखा कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग प्लांट्स के साथ, हम यूँ कह सकते हैं एनिमल के साथ भी अपना एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, उनका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब वो उनसे दूर होते हैं। तो इसी से रिलेटेड अपनी थीम है, तो चलिए इसके थीम के बारे में देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इन द एक्स बाय आर.के. नारायण वी हैव द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस, प्राइड, डेडिकेशन, प्रॉस्पेरिटी, लॉस, कंट्रोल, चेंज एंड एक्सेप्टेंस। ये जो हमारी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी आर.के. नारायण की, इसमें हम थीम को देखें तो इसमें हमें कौन कौन सी थीम देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंस, कैसे इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है, जब वेलान को उसके फादर ने एक थप्पड़ मारा था तो वो घर छोड़ करके निकल गया और अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए दर दर भटका और जगह जगह जा कर के उसने जॉब की तलाश की। तो इंडिपेंडेंस, प्राइड की फीलिंग थी, दैट्स वाई वो लोगों के सामने थप्पड़ खाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। डेडिकेशन, जब वो पौधों की देखभाल करता है या गार्डन को जब वो डेवलप करता है तो उनके साथ एक डेडिकेशन की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है, उनके साथ वो डेडिकेट होता है रहता है। प्रॉस्पेरिटी, सीधी सीधी बात है, जब वो गांव छोड़ा था तो बहुत ज़्यादा कैसा था, पुअर था, गरीब था, उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जॉब के साथ वो प्रॉस्परस होता गया, तो प्रॉस्पेरिटी देखने को मिला। लॉस भी हमें देखने को मिला। पहले तो उसने अपने फादर को खोया, अपने गांव को खोया, लेकिन धीरे धीरे जब वो डेवलप कर लिया अपना रिलेशन किन के साथ, प्लांट्स के साथ, तो बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि वो उनके साथ भी उस रिलेशन को खो देता है, मतलब लॉस वहाँ भी देखने को मिलता है। कंट्रोल भी देखने को मिलता है कि वेलान जैसे ही नया मालिक उसका ऑर्डर दे देता है कि इन पेड़ों को काट दिया जाए, वो उससे लड़ नहीं पाता है, उससे कुछ कह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई हक नहीं बनता है, इसलिए उसने अपने इमोशंस के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल की भी थीम देखने को मिलती है। चेंज भी देखने को मिलता है। देखिए कैसे चेंज देखने को मिलता है कि जब वेलान गाँव में था तो बिल्कुल पुअर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बाहर निकला तो थोड़ी दिन परेशान रहा, लेकिन उसके बाद वो गार्डनर की जॉब प्राप्त करता है और उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती गई। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी खुशियाँ
वापस से गम में बदल जाती हैं, वापस से चेंज देखने को मिलता है। एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इसलिए है कि वेलान ने अपने ज़िंदगी के हर एक क्षण में या हर एक पॉइंट पे हर चीज़ों को एक्सेप्ट किया। जैसे उसके फादर ने उसको थप्पड़ मारा तो वो वहाँ से छोड़ दिया, और उसको पता था कि वो गरीबी में दर दर भटकेगा, बिना खाए रहेगा, लेकिन उसने इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया। फिर जैसे उसके मालिक ने, जो गार्डन का ऑनर था, उसने कहा कि इतना बड़ा लैंड है, इसमें हमें गार्डन तैयार करना है, आपको इसकी सफाई करनी है, तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है क्या? तो उसने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। फिर उसने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई उसको भी एक्सेप्ट किया, और लास्ट में अपने दूसरे ऑनर के डिसीजन को भी एक्सेप्ट करना पड़ा और वहाँ से उसको जाना पड़ा। तो ये सारे थीम्स हमें इस स्टोरी में देखने को मिलते हैं। Taken from his Malgudi's Days collection, the story is narrated in the third person by an unnamed narrator, and after reading the story, the reader realizes that Narayan may be exploring the theme of independence. ये जो स्टोरी है उसके मालगुडी कलेक्शन से ली गई है, मतलब मालगुडी का जो मालगुडी डेज करके उसका जो एक कलेक्शन है उसमें से स्टोरी ली गई है। थर्ड पर्सन के द्वारा नरेट की गई है, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा इसको नरेट किया गया है, लेकिन देयर इज़ नो नेम ऑफ दैट पर्सन, मतलब उस व्यक्ति का नेम नहीं है कि कौन नरेट कर रहा है या कौन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस स्टोरी को पढ़ता है कोई रीडर, पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में जो नारायण है, आर के नारायण, वो किसके बारे में बात करता है? थीम ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है। द एक्स इन द स्टोरी symbolizes the time and destiny which can sometimes make us to move out of our comfort zone and find a new meaning and new beginning of our life. ये जो स्टोरी है द एक्स, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करती है कि टाइम एंड डेस्टिनी, टाइम और डेस्टिनी, समय और भाग्य, विच कैन समटाइम्स, जो कि कई बार हमें मजबूर कर देता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से, अपनी आरामदायक ज़िंदगी से निकल करके एक नई ज़िंदगी की तरफ या एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ें या नई चीज़ की तलाश में आगे बढ़ें। तो बच्चों, जैसा आपने देखा इस स्टोरी को भी, कितनी प्यारी सी स्टोरी थी, और इसके थीम को भी देखा। तो आई होप everything is clear to you, but if there is any problem you can ask me or you can discuss with me. So आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।